जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे। बीनू यादव, अरविंद कुमार यादव, सौरभ अहियार, अनिल पटेल, राकेश सिंह, दामिनी मिश्रा, अंकित, रविकांत, निधि, शिवम, प्रगति, सतेंद्र, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी पिछली क्लास में मुगल काल का जो हमारा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमको पढ़नी थी वो चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, मुगलों के बीच में सूरवंश। सूरवंश मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो सूरवंश के बारे में आप इतनी बात जानें कि ये मैं आपको बता चुका कि सूरवंश कब से कब तक था। तो जो सूर डायनेस्टी थी, तो सूर डायनेस्टी आप बोलेंगे भैया कि हुमायूं को इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया था। हुमायूं मुगल वंश का एक कमजोर शासक साबित हुआ और उसको शेरशाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद वो वापस आता है 1555 में सरहिंद के युद्ध से। इतनी बात जानते हैं, यस और नो? तो यहां तक क्या रहा, हमारा सूरवंश रहा। और ये दिल्ली की गद्दी पर रहे कि इन्होंने हुमायूं को भागने को विवश कर दिया। तो महत्वपूर्ण बात है कि ये बीच का एक टॉपिक था 15 वर्ष दिल्ली का, तो ये भी आप पढ़ें, सूर साम्राज्य। ठीक है, सूर साम्राज्य 1540 से 1555। इसको हम द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, द्वितीय अफगान वंश, क्योंकि ये भी वही अफगान है जिनको बलबन ने बुलाया था। याद है, बलबन को मैंने आपसे बताया था कि लोह एवं रक्त नीति का इस्तेमाल बलबन ने किया मेवातियों पर, लेकिन उसके लिए अफगानों की कट्टर मजबूत, जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, उन अफगानों की नियुक्ति किसने की? बलबन ने की थी। ऐसा ही एक वंश, प्रथम अफगान वंश, आप जानते हैं, लोदी थे। और लोदी सत्ता में कब से कब तक रहे थे? लोदी आप कहेंगे भैया 1451 से रहे आपका, और फिर कब तक आपका? 1526 तक। जानते हैं इस बात है, 1451 से बहलोल लोदी 1489 तक, है ना। और अंतिम कौन था आपका? इब्राहिम लोदी, इसमें जो 1517 से 1526 तक रहा। यहाँ ये लोदी खत्म हो गए और ये लोदी थे आपके प्रथम अफगान वंश। ये बात मैं आपको बता चुका था। दूसरा अफगान वंश हम किसको कहेंगे? दूसरा अफगान वंश आप कहेंगे प्यारे बच्चे किसको? सूर साम्राज्य। भाषा क्या रही है इनकी? फारसी रही है। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी ना, अगर मैं बात करूं मुगलों की भाषा क्या है, तो मुगल जो दरबार था उसकी भाषा भी थी फारसी। और उसी दिल्ली पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो सारी चीजें लगभग वहां फारसी में आपकी चल रही थी। तो इन्होंने भी अपनी भाषा किसको? उसी को बनाया। ठीक है। तारीख ए शेरशाही एक पुस्तक है जो लिखी है अब्बास खां सरवानी ने। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। बहुत पूछा जाता है कि तारीख शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। अकबर ने क्यों लिखवाई? क्योंकि अकबर जानना चाहता था उस व्यक्ति के बारे में कि वो कौन था जिसने मेरे पिता को खदेड़ करके ईरान तक ले गया, भगाते भगाते लेके गया था। अपने कमांडर थे शेरशाह सूरी के, ब्रह्मजीत कौर, पीछे लगा दिया उनको हुमायूं को। बोले मारना नहीं है, हुमायूं को खदेड़ के आओ, बहुत दूर तक, कह दे रही है मारते मारते बहुत दूर तक छोड़ के आना। तो छोड़ के आए थे। अब क्या लिखवाई है अकबर ने? तारीख ए शेरशाही, और लेखक कौन था? अब्बास खां सरवानी। चलो, तो कहने की बात है, शेरशाह सूरी हम लोगों को पढ़ना है। शेरशाह सूरी आप जान चुके हैं। एक बार मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जानना चाहूंगा, दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी किस युद्ध के द्वारा स्थापित हुआ था? उस युद्ध का नाम बताएं आप। ठीक है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। बिहार, जो प्यारे बच्चे, बिहार का आपका, बिहार में इनके पिता जागीरदार थे। कहां जन्म हुआ है? बिहार में। पिता जागीरदार थे और जैसे ही पिता की मौत हुई तो शेरशाह सूरी, ये चार भाई थे, चारों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया कि इतना हिस्सा मुझको चाहिए, ये हिस्सा मुझे चाहिए। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने हिस्से को डिनाई कर दिया था। बोला कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपनी सल्तनत का निर्माण खुद करूंगा, मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा। और अगर शेरशाह सूरी के कैरेक्टर को आप समझें, पर्सनल फॉलोवर ये इस्लाम का रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में जितने मुगल शासक हुए,
ये जितने आपके मुस्लिम शासक भारत में हुए, अरबियों से लेकर के अब तक, उन सभी में सबसे बेहतर शासक है शेरशाह सूरी। जो सहिष्णुता का भाव है, जो हिंदू मुस्लिम का जो भाव था, जो बैलेंस बनाना, वो इस राजा ने बनाया है, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी एक बेहतरीन शासक है। इसने लोगों के लिए एक छोटा सा शासन काल है 5 साल का, लेकिन इतना इतना बेहतर काम किया है कि लोग इसको याद रखें। इसने तालमेल बनाया जनता के बीच में, जनता को इसने पॉलिसीज दी। मैं बताऊंगा इसके निर्माण कार्य क्या क्या है, क्या इसने किया है। तो बचपन का नाम फरीद खां था, डिनाई कर देता है अपने ही हिस्से को। इसके पिता का नाम क्या था? हसन खां। बिहार का सूबेदार है इसके टाइम पे बाहर खां लोहानी, इस बात को समझे। तो जब ये अपने हिस्से को छोड़ करके, क्या बोलोगे, अपने हिस्से को छोड़ करके चला जाता है, तो यहां पर कहां पहुंच जाता है? आपका बिहार में। बिहार में है एक बाहर खां लोहानी। बाहर खां लोहानी, जिसको मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं, उसका बेटा है जलाल खां। उसका ये जाकर के संरक्षक बन गया, रिजेंट बन गया, एक क्यूरेटर बन गया। बोला कि, किसने बोला? बाहर खान लोहानी, कि भाई तुम मेरे बेटे को स्किल्स दो, इसको शिक्षा दो। अब क्या ये एकदम से अपने यहां बिहार से यहां पहुंच गया बाहर खान लोहानी के पास? नहीं। एक कूटनीतिक शासक है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब अपने भाइयों को डिनाई करके आया कि भाई उसको नहीं चाहिए कुछ भी, तो नहीं कुछ भी चाहिए, तो उसके बाद में ये मुगलों में जाकर के मिल गया, मुगल सेना में ये भर्ती हुआ। और तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया। तो ये पहले जाकर के कहां बताया था मैंने आपको? बाबर की सेना में इसने काम किया। बाबर जब भारत आया और 1526 में लड़ा, उसके बाद 1527 और 1528 में इसने बाबर का साथ दिया था। किसका? बाबर का। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से युद्ध? तो एक तो राणा सांगासी जी से युद्ध हो गया, और एक मेदिनी राय से युद्ध हो गया। 1529 में ये बाबर के खिलाफ हो गया। इसको लगा कि बाबर को हराया जा सकता है, और सारे अफगान मिलकर के घाघरा के युद्ध में किससे लड़े? बाबर से। लेकिन यहां पर हार हो गई किसकी? शेरशाह सूरी की। तो अब शेरशाह सूरी के पास एक ऑप्शन था कि उसको कहीं ना कहीं जाना है। तो उसने दृष्टि जब डाली तो उसे लगा कि ये जो बिहार का शासक है बाहर खान लोहानी, ये बहुत इंपोर्टेंट सूबेदार नहीं है। मतलब अगर बात करें तो इसमें सैन्य क्षमताओं का अभाव है, ये एक बढ़िया शासक नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। तब ये यहां पहुंचा, जलाल खां का संरक्षक बना। अब क्योंकि इसके पास अपना मिलिट्री एक्सपीरियंस है, युद्ध लड़ चुका है, तो कोई भी राजा चाहता है कि उसके बेटे को वो नीतियां सिखाई जाए युद्ध की। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, यहां ये गया 1529 में हारने के बाद में, और इसी समय बाहर खां लोहानी की मौत हो गई। बाहर खां लोहानी की जब मौत हो गई, तो उसकी जो घरवाली थी दूदू, तो शेर खान ने बाहर खां लोहानी की विधवा दूदू बेगम से शादी भी कर ली। अब दूदू बेगम से शादी कर ली तो सब आप समझ सकते हैं टेक ओवर किसने कर लिया। ये बिहार वाला, साउथ बिहार वाला क्षेत्र था, अगर हम बात करें, कंप्लीट बिहार नहीं था। और बंगाल और बिहार ये मजबूत राज्य रहे हैं पहले। पहले के मजबूत अगर राज्यों की हम बात करते हैं तो बिहार और बंगाल, बंगाल सबसे समृद्ध था, एकदम प्रॉस्पेरिटी थी वहां पर, बहुत पैसा था। तो इस बंगाल पर हमेशा सबकी नजर रही है। आप बार बार पढ़ते होंगे इतिहास में, बंगाल में विद्रोह हुआ, बलबन के समय भी हुआ, बार बार हुए हैं। आगे आते हैं। तो कहने की बात है कि जो आपका साउथ बिहार था, जो दक्षिणी बिहार है, वो किसके कंट्रोल में आ गया? वो कंट्रोल में आ गया शेरशाह सूरी। 1529 में अब बिहार के बाद में शेरशाह सूरी सोच रहा है कि भाई साम्राज्य विस्तार किधर किया जाए। तो इधर दिल्ली तो कर नहीं सकता, दिल्ली में मुगल हैं। अब मुगल हैं तो हुमायूं जो है इस समय ये पश्चिमी आपका राजस्थान में बिजी है, और इधर जो शेरशाह सूरी है बिहार में, ये बिजी कहाँ हो गया? इसने सोचा इतने बंगाल को पहले कब्जे में करते हैं, तब देखेंगे दिल्ली को। महत्वाकांक्षा बहुत थी आगे बढ़ने की। तो 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली की उपाधि धारण करी, यानी अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, बिहार से लेकर के बंगाल तक, दक्षिण बिहार से लेकर के।
कोई दिक्कत? 1530 में चुनार का किला मिर्जापुर जीता और लॉर्ड मलिका से विवाह किया। मैंने बोला था आपको कि जब हुमायूं बंगाल के बारे में सुनेगा और बंगाल आएगा भाग करके दिल्ली से, वापस जाते समय उसको चुनार के किले जीटी रोड पर किसने घेर लिया था? शेरशाह सूरी ने। अपने इसी ससुराल पक्ष का फायदा उठाया। ये ससुराली समझते हो ना तुम, कि जो ससुराल वाले हो तो मदद करेंगे भैया अपने दामाद की, दे देंगे। ठीक है गगनत्री सर जी, मुझे स्वेटर चाहिए। ठीक है तुम आना, ये स्वेटर मांगना, मैं तुम्हें दे दूंगा, प्रॉमिस। नाम नोट करो भाई, नाम मुझे दिखाना, तुम्हारा नाम मैं डायरी में लिखूंगा, पूछूंगा कोई और आकर ना कह दे तुमने मुझसे कहा था। 1539 में 1539 में, ये चीजें नोट मत करना, ये आप जानते हैं, बस इतनी चीज लिख सकते हैं। चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह की उपाधि धारण की। किसने? अल सुल्तान आदिल ने। क्या बोलेंगे? अल सुल्तान आदिल उपाधि कब धारण हुई? अल सुल्तान उपाधि धारण हुई है 1539 में। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीता और तभी इसने दिल्ली को टेक ओवर किया। अब समझना मेरी बात को। आप कहेंगे भैया इसको शेर खान भी तो कहा जाता है, तो शेर खान इसको कहा है, नोट कर लेना, शेर खान बहार खान लोहानी जो बिहार का है, क्योंकि जब ये इसके यहां पहुंचा तो ये शिकार पे गए दोनों लोग साथ में, और दोनों शिकार पर गए तो इसने इंडिविजुअली अकेले शेर को मार दिया, शेरशाह सूरी। तो तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको आपका शेर खान की उपाधि दी। तो दिक्कत इस बात में? नेक्स्ट आ गया, ये शेरशाह सूरी के आगे के अभियान है। 1542 में मालवा को जीता, मालवा यानी जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। 1543 में रायसीन मध्य प्रदेश से नीचे की, क्या बोलेंगे, को जीता। पूर्णमल जाट थे यहां पर जो लीडर थे, उनको इसने धोखे से मारा है, और राजाओं का काम रहा है धोखा देने का, बहुत सारे राजाओं का। अखंड सिंह जी टू मच, थैंक यू। बाबर से चंदेरी का किला जीता था, ये समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो बाबर ने चंदेरी जीता। आपको इतिहास में हमेशा क्या पढ़ाया गया कि बाबर के अभियान है सारे सफल हैं, तो हम कभी नहीं सुन पाते इस बात को कि कोई ऐसा भी व्यक्ति था भारत में जिसने बाबर को हराया। हाँ, वो पूरनमल जाट थे जिन्होंने उस टेक ओवर किए गए चंदेरी के किले को जीत लिया था, किससे? बाबर से। ठीक है, अब आते हैं हम अंतिम अभियान पर। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया। अब कालिंजर का किला मैं आपको बता चुका हुमायूं के समय। आप लोगों का यह ध्येय बनता है, आप मुझे बताएं कालिंजर का किले कहां है, बुंदेलखंड में कहां पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया, जहां पर कीरत सिंह थे, जिनको कीर्ति सिंह हम बोलते हैं, चंदेल शासक हैं। तो कहां पर कालिंजर है? आपका बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या बोलोगे? बांदा उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आपके 7 जिले हैं। ठीक है, उनको हम बुंदेलखंड कहते हैं। चंदेल शासक थे ये, और उक्का तोप चलाने का इस्तेमाल, गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यानी ये 22 मई तारीख थी, 22 मई 1545। और एक बहुत बढ़िया शासक, अपने विस्तार के लिए शासक जाना जाने वाला, 5 सालों तक बेहतरीन शासन करने वाला, ये क्या हो गया आपका? गोला फटने से इसकी मौत हो गई। गोला कैसे फट गया जी? क्योंकि देखो, ये जाना जाता है आपका बांदा का किला कालिंजर अजय दुर्ग माना जाता। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो किले पर 6 महीने प्रयास होते रहे, 6 महीने, 6 मंथ्स, गेट ही नहीं खोला उन्होंने। अब दीवारें इतनी मजबूत है, तो अंत में गोला बारूद की बारी आ गई। किला, जो प्यारे बच्चे आपका यहां किला था, तो किले पर इन लोगों ने यहां सामने एक टावर बनाया। शेरशाह सूरी के आदेश पर एक टावर बनाया गया, और उस टावर को इतना ऊंचा इन्होंने बनाया कि उससे अंदर किले में देखा जा सकता था। शेरशाह सूरी इस टावर पर जाकर के खड़ा हो गया, और गोला बारूद सब ला दिया गया नीचे, और रॉकेट दागने के लिए यहां पर आए।
ठीक है, यहां से दागा जाएगा गेट पर, अंदर भी, गेट खोलो नहीं तो। अब जैसे ही रॉकेट दागा गया, रॉकेट की दिशा बदल करके इस बारूद के ढेर में आ गई, और बारूद का ढेर हट गया, तब गड़बड़ हो गई एकदम। लेकिन शेरशाह सूरी बोलते अपने अंतिम समय में भी एकदम से जान नहीं निकली। अधमरी हालत में शेरशाह सूरी कह रहा था कि मेरे जीते जी मुझे इस कालिंजर के किले पर एक कब्जा चाहिए, और कहते उसकी सेना ने ये कब्जा कर लिया। लेकिन सूरवंश तो 15 वर्षों का, लेकिन शेरशाह सूरी का कार्यकाल कितना है, वो 5 वर्षों का, 1540 से 1545। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, सासाराम बिहार में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताजमहल की संज्ञा इसको दी जाती है, बिहार का ताजमहल भी इसको हम कहते हैं। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें क्या क्या है? भू राजस्व व्यवस्था, इसने पैदावार का 1/3 कर दी, लेकिन फिक्स नहीं, इसने बोला उत्पादन के आधार पर, अगर उत्पादन कम है तो आपका जो रेवेन्यू जाएगा वो भी कम ही जाएगा। एक कह रहा भैया इलेक्ट्रिक बोर्ड दे देना, ये ले भी ले जाना तो। लेकिन पहले उस चीज से पहले आपका सिलेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन तो लो पहले, तो दिक्कत। भू राजस्व व्यवस्था पैदावार का 1/3 उत्पादन के आधार पर, और भू राजस्व व्यवस्था जानते हैं जो टोडरमल ने विकसित की थी। पट्टा प्रथा भारत में किसने शुरू की है, कबूलियत, इसको इसने कबूलियत कहा। तो आप कहेंगे पट्टा के बारे में तो भैया इक्ता प्रथा तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इक्ता जानते हो ना, जमीन का टुकड़ा पट्टा। तो आप कहोगे कि लेकिन प्यारे बच्चे उसने किसको देना शुरू किया, सैनिकों को। इसने देना शुरू किया इसको जो आश्रित थे, जिनको जरूरत थी वास्तव में, क्योंकि वे जरूरतमंद लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं ये लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, और वर्तमान स्वरूप का जो रुपया है, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण आप लिखना, दिल्ली पुलिस 2017 कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस 2020, एसएससी जीडी आपका 2019, तीनों में प्रश्न पूछा गया, और एसएससी का निर्णय वेरिएंट्स में, कि वर्तमान स्वरूप का जो रुपया है ये किसने जारी किया, किसने जारी किया है? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे ये आपका शेरशाह सूरी ने जारी किया। कोई दिक्कत? नोट करेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, आकाश यादव जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। बोले सर जी इन सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ आपका ज्ञान चाहिए। बहुत बढ़िया सर जी, सूर्यवंश मुगल वंश से अलग है? जी हाँ, इसलिए तो नाम अलग दिया है, इन्होंने तो मुगलों को खदेड़ दिया ना, अभी तुम इतना ही नहीं समझे। तो दिक्कत। आगे आएंगे। सड़क ए आजम, जीटी रोड, जो पाकिस्तान से बंगाल तक बनाएगी, क्योंकि बंगाल में इसका साम्राज्य था, फिर दिल्ली इसने कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान तो तब था नहीं, तो ये पेशावर वाले क्षेत्र से बंगाल को जोड़ने के लिए। अब ये जीटी रोड क्या थी पहले से, मैंने बोला कि ये मौर्य काल है, जो मौर्य काल है उस समय से है, मौर्य कालीन है, और इसका नाम हुआ करता था उत्तरापथ। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जैसे झाड़ियां वन पहले बहुत थे, तो इन्होंने सिर्फ उन वनों को कटवा करके एक रास्ता बना दिया। शेरशाह सूरी ने इसमें जो मिट्टी के गड्ढे वड्ढे थे इन सबको भरवा दिया। पक्की है तब भी नहीं, पक्के होने जैसा तब थी नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी। पक्की ये कब होती है, तो ये जो अंग्रेज गवर्नर एक ऑकलैंड आया, इसी ने इसका नाम जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड किया, और ऑकलैंड ने ही क्या किया, आपका जीटी रोड करके इसका नाम कर दिया ऑकलैंड के समय, ये आप गवर्नर में पढ़ेंगे। ठीक है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है, शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ का किला एक विशाल किला है, बिहार में, कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित। कहां पर है, बिहार में।
एक और निर्माण कार्य है इसका, किला ए कुहना मस्जिद। पूछा जाता है ये भी प्रश्न, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? किला ए कुहना मॉस्क थी, ये कहां पर है? ये है आपका दिल्ली में। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया। डाक सेवा का जनक भारत में कौन है? डाक सेवा समझते हैं, इंडियन पोस्टल सिस्टम। तो भारत में आपसे कभी भी पूछा जाए डाक सेवा का जनक कौन है, तो वो आपका शेरशाह सूरी है। और उसका प्रमुख उसने किसको बनाया? हेमू को। हेमू के बारे में जानते हैं, यस और नो? तो ये वही हेमू है जो 1556 में किससे लड़ा? 1556 में जो अकबर से लड़ा। ठीक है। गुप्तचर प्रणाली, इसका भी प्रमुख इसने हेमू को बनाया। गुप्तचर मतलब स्पाई सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया कि मेरे खिलाफ कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो बात तो कर रहे हैं। फाइनली बात क्या हुई हमारी कि इसका 5 वर्षों का शासनकाल बहुत बेहतरीन शासनकाल रहा। और इसने स्टेटमेंट दिया था शेरशाह सूरी ने कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, और जिसको इसने सार्थक भी किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सादा। श्वेता यादव जी ने सबसे अच्छा उत्तर दिया है, अंतिम हिंदू शासक है हेमू। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड़िया। कोई दिक्कत? तो इसके बाद में जो शासक बनता है आपका शेरशाह सूरी के बाद में, वो आपका जलाल खां बना। ये 9 सालों के लिए शासक बनेगा। दो ही शासक ये महत्वपूर्ण है, मतलब 5 साल शेरशाह सूरी और 9 वर्ष ये, 14 वर्ष तो यही हो गए। और शासनकाल कुल कितना रहा है पूरे साम्राज्य का ही? तो आप कहेंगे साम्राज्य का कुल 15 वर्ष शासन रहा। ठीक है? लेकिन बहुत जल्दी ये लोग बदलेंगे, अब देखना ध्यान से। जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। किस नाम से? इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 9 वर्ष का इसका शासनकाल है, 1545 से 1554। इसके समय जो कवि थे, ये 3 नंबर गलत है, आगे यहां डालना तीसरा नंबर। इसके समय के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो क्या मलिक मोहम्मद जायसी आपके भैया शेरशाह सूरी के समय नहीं थे? बिल्कुल है। मलिक मोहम्मद जायसी, मैंने बोला इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1540 में इन्होंने पद्मावत लिखा। ये मैंने आपको बताया था जब हम खिलजी चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब हम उनका 1303 का चित्तौड़गढ़ अभियान पढ़ रहे थे। ये चीजें मैंने वहां आपको नोट कराई थी। इसके बाद में फिर क्या बोलोगे? फिरोज आ जाता है गद्दी पर, फिरोज। अब ये चीजें आप देख रहे होंगे कि भाई शेरशाह सूरी की मौत कहां हुई है? वो अकस्मात हुई है, एकदम से हुई है। बीमार तो था नहीं कि कुछ पॉलिसी ये कर लेते। शेरशाह सूरी जिसका जन्म हुआ 1485-86 में, 1540 में साम्राज्य इसने लिया। ठीक है। और 85-86 मिलेगा आपको वर्णन। और यही कई जगह इसका जो जन्म है ये 1475-76 मिलता है। दोनों ही वर्णन इसके मिलते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में 2 तिथि चलती है, 1627, 1630। तो क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की तो अकस्मात मौत हुई। तो शेरशाह सूरी का जो बेटा था आदिल शाह, उसकी सैन्य ताकतें कम थी, तो आदिल शाह गद्दी पर आना था। लेकिन आदिल शाह को गद्दी पर ना बिठा करके शेरशाह सूरी के छोटे बेटे का क्या नाम है आपका? जलाल खां। शेरशाह सूरी का ये छोटा बेटा है, इसको गद्दी पर लाया गया। तो दिक्कत है। 9 वर्ष का इसका शासनकाल रहा के समय कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद फिरोज बनता है, इसी का बेटा छोटा। फिरोज की हत्या मुजारिब खां ने कर दी। ये 3 दिन शासक रहा कुल। नहीं, वो अलग, वो जलाल खां है जो लोहानी का बेटा है। एक जैसे मैं तुम कहता हूँ, एक जैसे नाम से कभी कंफ्यूज ना हो। राहुल राहुल नाम के वो चतर सिंह का लड़का भी हो सकता है राहुल, और राम सिंह का लड़का भी हो सकता है राहुल। ऐसा नहीं है कि राहुल एक ही होगा। चलो भाई। शेर शाह
उसके भाई निजाम खां का बेटा था। कौन? मुजारिब खां। शेरशाह का एक भाई तो हो गया आदिल शाह, जिसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उसमें सैन्य ताकतों का अभाव था, और कमांडर बनाया गया जलाल खान को, सूर्यवंश का। तो ये शेर खान का कौन सा भाई है? निजाम खां। ये छोटा भाई है। इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है भैया। पोस्टल सिस्टम का जनक तो डलहौजी को कहते हैं, नहीं, अब वो आधुनिक डाक सेवा का जनक है, जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है। ठीक है, डाक सेवा का जनक हमेशा, प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे ललिता पांडे जी? हमेशा आप पूछते हैं कौन सा शासक है, तो डलहौजी कोई शासक नहीं है। शासक पूछे तो आपसे आप कहेंगे क्या? शेरशाह सूरी। और पूछे कि कौन व्यक्ति है आधुनिक डाक सेवा जनक, तब आप डलहौजी कहेंगे। डलहौजी मैं आपको बताऊंगा 1853 टू 54, 1853-54 में भारत में डाक व्यवस्था का जो विकास किया वो डलहौजी ने किया। अब गद्दी पर आ गया मुजारिब खां। आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ें। तो ये कौन सा चौथा शासक बना? मुजारिब खां, आदिल शाह शेरशाह सूरी का ये दामाद था। इतनी बात में कोई दिक्कत? कौन? मुजारिब खां। इधर बीच में फिर सिकंदर शाह से पहले एक इब्राहिम शाह आ गया। कौन आ गया? इससे पहले यहां पर एक इब्राहिम शाह आ गया। इब्राहिम शाह, ये शेर शाह सूरी का साला था, ये भी शासक रहा है। फिर सिकंदर शाह आ गया। सिकंदर शाह ने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो हुमायूं जब वापस आया 1555 में, तो भाई कौन मिला होगा उसको? तो सूरी ही तो मिले होंगे, सूर्यवंश के शासक ही तो मिले होंगे। तो क्या बोलोगे? ये सरहिंद का युद्ध लड़ा और पराजित हो गया। यहां कामयाब हो जाता है कौन? हुमायूं, अपना शासन लेने। ठीक है, आगे। मुजारिब खां इसका बहनोई है, दोनों आपस में मतलब जीजा को बोलते हैं बहनोई। आते हैं सूर्यवंश का अंतिम शासक। तो बीच के दो तीन आप छोड़ सकते हो, बहुत कम समय आपके पास है। अब आप इन चीजों को जो नेग्लिजिबल है उनको खत्म कर देना। आप पढ़ेंगे अंतिम शासक कौन है? आदिल शाह सूरी, और इसी का सेनापति था हेमू। तो सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन है? आदिल शाह सूरी। अशोक कुमार जी बिल्कुल। ये किसने कहा था? बाजरी मुठ्ठी। हाँ, ये शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट था प्यारे बच्चे, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आएंगे तो क्या बोलोगे? अंतिम शासक आदिल शाह सूरी के सेनापति हैं, और बड़े मतलब काबिल सेनापति। लगातार 22वीं जीत थी, लगातार 22वीं जीत जो दिल्ली पर इन्होंने की थी। लेकिन जो 23वां युद्ध लड़ा उसमें ये हार गए। किससे? आपका अकबर से। तो 1556 का युद्ध याद है? बोलेंगे एक बार? 1556 का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध आपको याद होगा। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। तो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट, स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। 14वें विक्रमादित्य की उपाधि इन्हीं को मिली है। इन्हीं का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमचंद्र के नाम से हम इनको जानते हैं। तो 22वीं लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ी गई। तो आप लोग एक बात सोचे, जब हुमायूं की मौत हुई थी तो अकबर कहां था? बताएं एक बार। तो आप कहेंगे अकबर पोस्टेड था आपका कहां पर? पंजाब, लाहौर वाले क्षेत्र में। हुमायूं की मौत हो चुकी थी, हुमायूं की मौत को छुपा करके रखा जा रहा था। तो इतने में ही ये खबर किसको मिल गई? सूर्यवंश के जो बिखरे बिखरे लोग थे, इसी में हेमू गया। और पंजाब कौन गया था अकबर के पास में, अकबर को इस बात बताने? तो बैरम खां, यानी लीडर बैरम खां भी पंजाब में है। और अकबर जो बेटा था 13 साल 4 महीने का, वो भी पंजाब में है। ठीक है। और यहां दिल्ली कौन देख रहा था? सेनापति था तारदी, क्या बोलोगे? तारदी बेग खान। तारदी बेग खान इस समय जो दिल्ली को देख रहा था, क्योंकि बैरम खान नहीं है वहां पर, तो इसने जाकर के हेमू ने तारदी बेग खान को हराया है यहां पर, और दिल्ली पर अपना कंट्रोल ले लिया। बोला दिल्ली के शासक अब हम हैं, कोई अकबर अकबर नहीं है। अकबर ने आया, अकबर ने इसको फिर युद्ध में हराया। ठीक है। 14वें विक्रमादित्य की उपाधि भैया क्यों दी गई इनको? अदिति कह रहे हैं। विक्रमादित्य की उपाधि कोई देता नहीं था, राजा खुद ही ग्रहण कर लेते थे। राजा, उनको लगता था कि वो पराक्रमी शासक बन चुके हैं, और वो खुद ही उपाधि धारण करते थे।
तो इस तरह से 14 राजाओं ने उपाधि धारण की है हिंदुस्तान में स्वयं। एक बच्चा पूछ रहा है हेमू कभी शासक नहीं रहेगा, बताया नहीं आपको, दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया, दिल्ली का शासक बन गया हेमू, और कैसे शासक बनवाओगे? ठीक है। और इसके बाद में फिर हमारी आगे की क्लासेस शुरू होती हैं कहां से? मराठा साम्राज्य से। पहले आप लोग मराठा साम्राज्य के बारे में एक बेसिक जानकारी इकट्ठी करेंगे और धीरे धीरे आप परिचित होते चले जाएंगे। ठीक है। हिंदुस्तान का एक गौरवपूर्ण इतिहास है और ये चीजें शायद एक दो क्लासेस से सीखी जा नहीं सकती। इसके लिए हमको अध्ययन करना होता है और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस अध्ययन को करोगे। फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा। अभी जस्ट हम पहले परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है उसको तैयार कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठा आप सारे बच्चे जानते हैं कि मराठी लैंग्वेज की वजह से, मराठी कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र में। तो उस मराठी लैंग्वेज की वजह से इसको कहा गया मराठा एम्पायर। और मराठा शक्ति वो शक्ति है कि अगर हम बात करें जो हमारा हिंदू धर्म जब पतन की तरफ जा रहा था, उस होते हुए पतन को, जो इस्लामिक शक्तियों का, जो विदेशिक शक्तियों का जो हमारे देश में प्रभाव बढ़ रहा था, उस प्रभाव को कम किया है। और उस प्रभाव को कम करने में बहुत हद तक काम किया मराठा साम्राज्य। कोई भी साम्राज्य अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। इनके भी कुछ शासक निर्बल रहे, इनके भी कुछ शासक घमंडी रहे, लेकिन इनके कुछ शासक इतने महान रहे जो भारत को महान बनाते। तो मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें, ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। सिसोदिया, यहां पर देखेंगे सुजान सिंह। भैया बाकी के हिंदुओं ने हेमू का साथ क्यों नहीं दिया था? आज ही जैसी ही स्थिति है दोस्त। आज कौन किसका साथ देता है बताओ? भाई राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे हैं, हेमू किसी और को राजा थोड़ी बना देता। तो हेमू आमंत्रण भेजता है, हेमू में इतनी लीडरशिप होती है तो सभी लोगों को इकट्ठे करता। कभी कभी आपका आमंत्रण में और नेतृत्व की कमी भी दोस्त होती है कि हम नहीं कर पाते एकजुट, तो हमको करना चाहिए। आज देखा ना तुमने कि जो देश के बिखरे हुए वर्ग है वो देश में किस तरह के नारे लगवाते हैं। जेएनयू की दीवारों पर क्या लिखा गया आप सबने पढ़ा होगा। जो बौद्धिक वर्ग का बच्चा होगा वो ये सोचेगा इस सब का फायदा किसको होगा। एक स्टेटमेंट किसी ने लिख दिया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा? उनको लगेगा ना जातियों में फूट होनी चाहिए। जातियों में फूट कैसे डलेगी? ऐसे डलेगी। कल को लिख देंगे राजपूत देश छोड़ो, फिर कल कोई लिखेगा गुर्जर देश छोड़ो, फिर लिख देंगे आपका जाट देश छोड़ो। देश में अंत में रह कौन जाएगा? विदेशी आक्रमणकारी? एटलीस्ट आप किसी चीज को, स्टेटमेंट को देने से पहले इस देश में जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपना रक्त बहाया है, तुम तो पढ़ी लिखी कौम हो, तुम तो इतिहास पढ़ सकते हो, तो तुम एटलीस्ट इतिहास के बारे में पढ़ के ये तो जानो कि रक्त किसने बहाया। क्या गुजरों ने बलिदान नहीं दिया? क्या जाटों ने नहीं दिया? क्या राजपूतों ने नहीं दिया? क्या वणिकों ने नहीं दिया? क्या ब्राह्मणों ने नहीं दिया? अरे जाति का बलिदान है। तुम अमुक व्यक्ति किसी को बोल दो दलित, क्या दलितों ने अपना यहाँ प्यार अपने नौछावर नहीं किए देश के लिए? किए। ये जो विदेशी शक्तियां हैं, ये इन चीजों को, ये एजेंडा क्यों थोपा जाता है? ताकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इसको फायदा मिले और ये जो लोग हैं ये जातियों में बटे रहें। तो बटे हुए पहले थे, बटे हुए आज भी हैं और पता नहीं कब तक बटे हुए रहेंगे। इसीलिए हेमू का साथ नहीं दिया। आ जाओ, क्या बोलेंगे? ये सिसोदिया वंश संबंध रखते थे। और ये सिसोदिया वंश कहां का है? राजस्थान के सिसोदिया थे। कहां के? कहां के सिसोदिया हैं? ये राजस्थान के सिसोदिया हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, जेएनयू के बारे में यार
सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं ये कहता हूं कि आप में से कोई एक बच्चा देश का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिकल 19 का प्रयोग इसलिए दिया गया, अभिव्यक्ति अच्छी चीजों की। कठोर शासन लागू होना चाहिए। आप मान के चलिए देश में कहीं पर कोई बलात्कार हुआ और सरकार उस मुकदमे को चलाती है बहुत दिन तक, ताकि न्याय की समीक्षा की। और एक बात बताओ, किसी चीज की जांच होने में एक अल्प समय लगता है। ये चीज हुई है, प्रूव हो गई, जो करना है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में फटाफट से करके तुरंत फांसी दे दो। मैं कह रहा हूं कि नॉन स्टॉप 150 फांसी हुई बलात्कारियों को, तो गलत घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। आतंकवादी घटना में कोई भी संलिप्त पाया जाता है, इतने दिन तक कसाब को रखने की आवश्यकता नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फटाफट से जो पैरवी होनी है तुरंत फांसी दे दो। अब इसमें लोग कहेंगे नहीं जी, इस प्रोसीजर में टाइम रहता है, राष्ट्रपति के पास याचिका के लिए क्यों जाती है भाई? वाई? जो व्यक्ति अपराधी है उसको राष्ट्रपति जी के पास याचिका भेजने की शक्ति क्यों दी गई है? अपराधी को माफ क्यों ही किया जाए? भाई जिसका जघन्य अपराध, ठीक है कोई छोटा अपराध है, उसमें गुंजाइश है कि उसको ठीक किया जा सकता है। किसी बड़े अपराध को क्यों राष्ट्रपति साहब के द्वारा माफ कराया जाए? जघन्य जो अपराध जिसने किया उसको तो सजा मिलनी तय है, और वो शीघ्र मिलनी चाहिए। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधि में, किसी भी तरह की एक्टिविटी में पाया जाता है, उसके ऊपर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज उसको लेके गए, गिरफ्तारी हुई, 10 दिन बाद उसकी जमानत हो गई, फिर वो यहां करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगते हैं। भाई साहब ऐसे चौराहे पर खड़े करके तब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश ऐसे ही नहीं बनता यार। हमारा लचीला संविधान है, उसका फायदा उठा करके ये लोग इस देश की इस मिट्टी का खा करके और देश विरोधी गतिविधि करते हैं, ताकि हम लोग आपस में बटे। ये मतलब सेम शर्म है हम लोगों के ऊपर। वापस आएंगे मराठा साम्राज्य की तरफ। ये वो साम्राज्य है जिसने टूटे हुए, बिखरे हुए लोगों को एक किया। ध्यान से समझना। और आप लोग जानते हैं महाराणा प्रताप जी जो हमारे थे, महाराणा प्रताप जी ये सिसोदिया वंश से थे। किस वंश से थे? ये सिसोदिया वंश के ही थे। और उसी वंश के, तो ये बात है जब खिलजियों का आक्रमण राजस्थान वाले क्षेत्र पर हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले हम कहीं बाहर चले जाएंगे अपना सब कुछ छोड़ करके, लेकिन हम अधीन नहीं होंगे। हम अपनी गुजर बसर कहीं बाहर जाकर के कर लेंगे, लेकिन हम दिल्ली के अधीन नहीं होंगे, इन मुगलों के अधीन नहीं होंगे, इस दिल्ली सल्तनत के अधीन हम नहीं। तो ये उस समय का आपका खिलजियों के समय ये लोग हुए, यहां पर आए। कौन कौन लोग थे? सुजान सिंह और सज्जन सिंह थे। सुजान सिंह और सज्जन सिंह, यहां देखेंगे ध्यान से। इन्हीं के वंशज हैं मालोजी। आगे चल करके वंश हुए मालोजी। और मालोजी बहुत बार पूछे गए हैं। छत्रपति शिवाजी के, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, इनके दादाजी कौन थे? तो मालोजी इनके दादाजी हैं। क्या बोलोगे? कौन है ये? इनके दादाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा हैं। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी हैं। किनके पुत्र हुए? मालोजी के पुत्र हुए। शाहजी भोसले कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी हुए। और शाहजी भोसले जी की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नी थी? दो पत्नी थी। कौंडदेव कौन है? दादाजी कौंडदेव, वो इनके प्यारे बच्चे, अगर मैं बताऊंगा आपको अभी, वो इनके संरक्षक रहेंगे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छोटे से जो है, जब इनको जागीर दे दी जाएगी, तो जागीर, पुणे की जागीर मिलने के बाद में छोटे बच्चे को संरक्षक चाहिए, तो दादोजी कौंडदेव जो है उनको संरक्षक बनाया जाएगा। वो दादाजी नहीं है इनके, हम बहुत बार गलती कर देते हैं।
तो जीजाबाई हैं एक, जिनका छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पर बहुत प्रभाव रहेगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जितनी शिक्षा होगी, जो कुछ सीखेंगे वो अपनी जिंदगी में, उसका अधिकतम वो किससे सीखेंगे? अपनी माता जीजाबाई से सीखेंगे। देखो ध्यान से, दो पत्नियां हैं इनकी, जीजाबाई और तुकाबाई। तो जीजाबाई के जो बेटे हैं, इनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, और जो दूसरी पत्नी थी तुकाबाई, इनके बेटे का नाम है एकोजी राजे। राजे राजे, एकोजी राजे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, जीवन अहिराहू जरूर आएंगे प्यारे बच्चे, जरूर। भोसले क्या है सर? भोसले एक सरनेम है। मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, जब नाना फडणवीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नाना फडणवीस सारे मराठे जितने भी लोग होंगे, सिंधिया होंगे, होलकर होंगे, आपका भोसले होंगे, इन सबको इकट्ठे करके रहेंगे। लेकिन उनके बाद में क्या होगा, ये लोग बट जाएंगे। जैसे आपका, आप पढ़ते होंगे सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आप जानते होंगे। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे अभी अगली क्लासेस में। सर जी, आधुनिक भारत क्यों है? आधुनिक भारत प्यारे बच्चे इसको कहते हैं क्योंकि आज की जो प्रथाएं हैं, आज जो मैक्सिमम चीजें हैं, जो प्रणाली हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस समय की प्रणालियां हैं। अब मान के चलो आपके यहाँ दंड संहिता इस्तेमाल होती है तो 1860 की है। 1860 के समय वो अंग्रेजों का समय। अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेज आए आपका इंडिया में, अगर आप बात करेंगे 1615 में। तो इसके बाद में वो आए तो सही, लेकिन उनका काम सही तरह से वो विस्थापित नहीं पाए। विस्थापित वो कब होंगे आपका यहां से? 1947 में जाएंगे यहां से। लेकिन स्थापित कब हुए? तो 1764 में हुए। 1764 से पहले के उनके जो प्रयास है, तो इतिहासकारों ने औरंगजेब के समय के बाद के समय को, 1707 के बाद के समय को आधुनिक भारत में रखा है। कोई दिक्कत इस बात में? अब आते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इनके बारे में दो डेट आपको मिलती हैं, 1630। एसएससी ने जब प्रश्न पूछा है 1627 से पूछा है, 1630 ऑप्शन में नहीं है। और अगर 1630 और 27 आ गए तो 1627 ही चुनना, क्योंकि एसएससी एक बार 1627 सही मान चुकी है। और जिस प्रश्न पर मैं आपको हमेशा कहता हूं सही नंबर दिए जा चुके हैं, उसको हमेशा सही मानेंगे, क्योंकि लोग उससे ज्वाइन हो चुके हैं। तो जन्म इनका 1627 में हुआ, महाराष्ट्र में सिवनेरी के दुर्ग में। संरक्षक इनके बनाया गया किनको? दादाजी कौंडदेव को। लेकिन ये इनके दादाजी नहीं है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो, इनके दादाजी का क्या नाम है? मालोजी है। ठीक है भैया, इनको छत्रपति क्यों कहते हैं? छत्रपति का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जिसने एक छत्र के नीचे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हो। तो जब ये अपना राज्याभिषेक कराएंगे 1674 में, 1674 में, तब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। तभी ये हैंदव कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की, इसलिए उस समय ये हैंदव भी कहलाएंगे। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास। यानी जो अध्यात्म की शिक्षा इन्होंने ली, तो उसमें बोलते हैं कि दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। एक तो इनकी मां जीजाबाई और गुरु रामदास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमिकेश, एकदम सही उत्तर। अंकेश, दुर्गेश बघेल, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। भैया, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? बच्चा उसके लिए बहुत सारे मत हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक प्रचलित मत चलता है अग्निकुंड का। वो एक अलग विषय है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत कौन है? जो मराठा साम्राज्य के समय जिन लोगों ने चलाया, इसमें है यूपी ट्रिपल एससी पैट, पिछले वाले ने क्वेश्चन पूछा अगर आपने देखा होगा। गुरु रामदास थे, संत तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। तो आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आएगा कि भक्ति आंदोलन क्या है?
तो भक्ति आंदोलन चलाया गया दो तरह से, जिसमें सगुण भक्ति थी और निर्गुण भक्ति थी। सगुण वाले तो किसी भगवान को पूजते थे सहित। जैसे आप देखोगे तुलसीदास जी की रचनाएं किससे प्रभावित हैं? भगवान श्री राम से। सूरदास की रचनाएं किससे प्रभावित है? तो आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं करते थे। सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनकी रचनाएं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें, चाहे वैराग्य संदीपनी हो, रामाज्ञा प्रसन्न हो, रामलला नेहछू हो, चाहे रामचरितमानस हो, जानकी मंगल हो, बरवे रामायण हो, ये सब आपकी भगवान से राम से जुड़ी हुई हैं। तो सगुण में तो किसी भगवान की पूजा होती है, और एक होती है निर्गुण। निर्गुण का मतलब तत्व की पूजा होती है। ये क्या करते हैं? ये भगवान को नहीं मानते, तत्व को मानते हैं। ठीक है सर जी, तानाजी कौन थे? मैं सोच ही रहा था ये बच्चा जरूर पूछता कोई ना कोई, क्योंकि तानाजी, आपने मूवी देखी होगी अजय देवगन की। तो तानाजी मालसुरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक कमांडर थे, एक विश्वसनीय कमांडर थे इनके। आएंगे, इतनी बात समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पत्नियों की बात करते हैं। पत्नियां इनकी कई हैं, जिसमें से प्रमुख हैं साईबाई। साईबाई के पुत्र हैं संभाजी महाराज, जो गद्दी पर आएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। संभाजी महाराज, एक पत्नी है इनकी सोयराबाई, इनके भी पुत्र गद्दी पर आएंगे। एक इनकी पत्नी का नाम है पुतलीबाई। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कौन सी पत्नी थी जो अंतिम समय में भी उनके साथ थी? ठीक है, कोई परेशानी? हम्म, तुम जैसे की वजह से तो गड़बड़ हो रही है सारी। अंजलि कह रही है, सर जी आप हमारे देश के मुख्यमंत्री होते। देश का मुख्यमंत्री होता है, ये पॉलिटी पढ़ रही है वैसे। अब ऐसा बच्चा भड़काऊ भाषणों का शिकार हो ही जाएगा, कोई इनको बहका देगा कुछ भी, और ये मान लेंगे कि ऐसा ही हुआ था। क्योंकि अगर ये इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी तैयारी करते हुए, अंजलि तुम इतना ही नहीं समझ पा रही हो कि देश में मुख्यमंत्री नहीं होता, देश के मुख्यमंत्री होते। वेरी गुड। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ है, आप समझ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो स्वर्ग से धार गए, ये 1680 में से धारे हैं। तो उससे कुछ समय पहले ही शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ है वो दो बार हुआ है, 1674 में रायगढ़ में। और रायगढ़ क्या थी? इनकी कैपिटल थी। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? रायगढ़। और दो बार जो राज्याभिषेक हुए हैं आपका, एक बार तो इन्होंने वैदिक विधि से राज्याभिषेक कराया, जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं, और साथ में एक बार तांत्रिक विधि से हुआ। निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया तांत्रिक विधि से, तंत्र मंत्रों से। तांत्रिक विधि प्राचीन काल में बड़ी प्रचलित भी थी। और गंगा भट्ट ने जो किया है वो किया है वैदिक विधि से। किस विधि से? वैदिक विधि से। शिवाजी महाराज जी के प्रमुख अभियान अब यहां से आप लोगों को पढ़ने हैं, और क्या बोलेंगे, यहां से हमको शुरू करना है। ये तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो इनमें से कोई ये भी कहने लगता है कि भैया आप एक काम करो, आप आप यूपी के राष्ट्रपति बन जाओ। वाह अच्छे अकल के कच्चो। ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी? यहां तक कि एक ही पॉइंट्स याद रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उदय कैसे हुआ, कैसे इन्होंने सारे चीज पर, क्या अपने भारत पर कैसे इन्होंने परचम लहराया है, क्यों इतना इनको याद किया जाता है, या वास्तव में ये बेहतरीन थे, या कुछ खामियां थी इनके अंदर भी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।